हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कर रहे हैं जुलाई के मंथ की, ठीक है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन पे 2 वीडियोज़ हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के हम लोग 3 टॉपिक ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशन से लेकर चाइनाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 3 टॉपिक्स जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज टाइज एंड ब्रिक्स रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले एक चीज़ समझो ध्यान से, ये जो टॉपिक है ना आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, ये अपने आप में ना ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप ये ज़्यादातर ना आपका करंट ओरिएंटेड है। तो करंट में जिन भी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी लिंकअप सुनते हो ना, यही आपके मेंस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको अगर अपना बेस मजबूत करना है इस तरीके से कि आप मेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, तो आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ना करंट अफेयर ही कंप्लीटली अच्छे से समझना पड़ेगा, उन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली जब भी हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मेंस की प्रिपरेशन आप स्टैटिक पार्ट करते हो, फिर आपको करंट पार्ट करना होता है, और उन दोनों को मिला के मिनिमम एक सब्जेक्ट से अगर मैं आपको बोलूँ तो 500 क्वेश्चन जो है अपने पास प्रिपेयर रखने होते हैं, तब जाके आप उन 20 क्वेश्चन का आंसर जो है ना एग्जाम में लिख के आ पाते हो। समझ में आया? तो हम लोग जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इंडिया यूके एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इंडिया मालदीव्स रिलेशन एक क्वेश्चन कर चुके हैं, चाइना का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो तो हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 कंट्रीज जो है कवर कर लिए हैं, इंडिया यूके, इंडिया मालदीव्स और चाइना के साथ। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे ना एग्जाम में इंडिया यूके रिलेशन पे कुछ आता है, इंडिया मालदीव्स रिलेशन पे कुछ आता है, इंडिया चाइना पे कुछ आता है, तो आपके पास ऑलरेडी इनफ कॉन्टेंट है कि आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आज जैसे हम लोग इंडिया अफ्रीका पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन आपके पास रहेगा ऑलरेडी कवर, और फ्यूचर में कुछ फिर से आ गया इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे, तो एक क्वेश्चन तो आज आपका प्रिपेयर हो गया इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे, एक तब हो जाएगा प्रिपेयर। तो एक ही टॉपिक के आप लोग कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रिपेयर कर लोगे। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस, ये अप्रोच अपनी रखते हो कि आप लोग मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, और मंथली मैगजीन पढ़ने के बाद जो भी कंटेंट है, जैसे ये इंडिया अफ्रीका रिलेशन ये कंटेंट है, इस कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रिपेयर रखा है, ठीक है, तो ट्रस्ट मी आप लोग मेंस में उसको लिख के आ जाओगे। भले ही वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी रहेगा, तब भी आपके माइंड में ना इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को लेके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे, तो आप लोग लिख के आ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है ना आपकी विजन आईएएस की, मेरा मोटिव यही है कि अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हो ना, तो आप लोगों के मेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मेंस के में लिखने के लिए आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया अफ्रीका रिलेशन। नाउ रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने 2 अफ्रीकन कंट्रीज, एक है घाना और एक है नमीबिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जब भी आप ऐसी किसी कंट्री का नाम सुनते हो ना, अगर आप चाहे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ भी ऐसे कंट्रीज़ के नाम आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्रीज़ किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है, वो हर साल एक कंट्री दे देता है आपको और बोलता है कि बताओ ये कंट्री किन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको नाम पता होने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके लिए आप हर कंट्री तो नहीं याद करने बैठोगे ना एक ही दिन, तो ये ऐसे ही प्रिपेयर होगा, जैसे जैसे आपको दिख रहे हैं नाम वैसे वैसे तुरंत प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नाउ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली विजिट किया है 2 अफ्रीकन कंट्रीज में, एक है घाना आपका और एक है नमीबिया, और इस वजह से ये जो पूरी चर्चा है ना बनी हुई है, ठीक है। नाउ इस विजिट के दौरान इन्होंने ये भी बोला, अफ्रीकाज गोल्स आर इंडियाज प्रायोरिटी, यानी कि अफ्रीका के जो भी गोल है इंडिया की प्रायोरिटी है कि इंडिया अफ्रीका को हेल्प करेगा उन गोल्स को अचीव करने में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में समझो, और यहीं से आपको समझना है, ताकि आप इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर कुछ भी अगर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, उस पर आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। नाउ इंडिया और अफ्रीका जो है ना, दोनों ही कोलोनियलिज्म के विक्टिम है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन पावर्स ने दोनों ही कंट्रीज पर रूल किया है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो दोनों ही कंट्रीज है ना, इनके एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल वगैरह ना सिमिलर रहे, रिगार्डिंग फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, डिग्निटी हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में हमारे स्ट्रगल अफ्रीका के साथ मोर और लेस सिमिलर ही है, ठीक है। नाउ अफ्रीका में ना आपके ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड, रेयर अर्थ मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया ये चाहता है कि वो अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को जो है ना काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना के रखे, जिससे जो भी इंडिया की डिमांड्स है रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे अफ्रीकन नेशंस के साथ
पूरे हो सके। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से अफ्रीका जो है ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है फ्यूचर। नाउ एक चीज़ ध्यान से सुनना, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है। तो वो डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस में भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे रोड बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स वगैरह डेवलप करने में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी अफ्रीकन नेशंस है ना उनका जो बॉन्ड है ना वो चाइना के साथ हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इंडिया ये चाह रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बना के रखे, जिससे इंडिया के जो भी एनर्जी नीड्स हैं और इंडिया के इन जनरल जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो थोड़ा सही मेंटेन रहे, चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आए अफ्रीकन नेशंस। समझ में आ गया? तो एक ये भी गोल है कि इंडिया ये चाह रहा है कि अफ्रीका के साथ रिलेशंस को अच्छा बनाया जाए। नाउ इस विजिट के दौरान ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घाना के पार्लियामेंट को एड्रेस किया, एक स्पेशल सेशन लिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे दोनों ही कंट्रीज़ के डेमोक्रेसीज के बीच हमें डीपर कनेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और घाना के जो प्रेसिडेंट है ना उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये अवार्ड दिया है। ये घाना का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, जो एक तरीके से फ्रेंडशिप का और ट्रस्ट का सिंबल है। ठीक है, तो आपसे ना प्री में ना ये क्वेश्चन 101% चांसेस है कि ये बन सकता है कि ये अवार्ड किसने दिया था, किसको दिया था। तो आपको ये याद रखना है, घाना के प्रेसिडेंट ने दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नाउ इसी विजिट के दौरान घाना इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप सोसाइटी ये एक प्लेटफॉर्म तरीके का है, ये लॉन्च हुआ है, ये स्टैब्लिश किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, इंडिया और जो घाना के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिलेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक पर, और दोनों ही कंट्रीज़ के लेजिस्लेटिव रिलेशंस, डेमोक्रेसी में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उन चीज़ों को जो है ना शेयर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे पार्लियामेंट्री टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, ये चीज़ें जो है ना स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, मतलब कि दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि वो अपना जो रिलेशन है वो अपग्रेड करेंगे, उसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बनाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का मतलब होता है आपका कॉपरेशन करेंगे मल्टीपल एरियाज़ में। इस टर्म का ध्यान रखना, क्या होता है इसका मतलब, कॉपरेशन इन मल्टीपल एरियाज, जैसे कि ट्रेड में कॉपरेशन करेंगे, डिफेंस में करेंगे, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर करेंगे। तो इस तरीके की पार्टनरशिप जो है हम लोग मेंटेन रखेंगे फ्यूचर में भी। नाउ इस विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि इंडिया और अफ्रीका के जो टाइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन अब जो हमारा फोकस है ना वो फोकस प्रेजेंट पे है और कहाँ पे है, फ्यूचर नीड्स पर है जो भी है। तो ओल्ड टाइज कैसे हैं हमारे, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया दोनों ही कंट्रीज जो है कॉलोनी रह चुकी हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल स्ट्रगल जो है वो एक शेयर्ड हिस्ट्री है। हमारे जो गांधी जी है उनका जो फर्स्ट रिवोल्ट था वो भी अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद प्रेजेंट नीड्स की अगर बात करें तो अफ्रीका को टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीज़ों पे सॉल्यूशन चाहिए, और इंडिया इन नीड्स को ना पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा बताओ मुझे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अफ्रीका में ऑयल्स हैं, गैस रिजर्वायर्स हैं, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। समझ में आ गया? नाउ और ये जो हमारा रहने वाला है ना अप्रोच, ये कंसल्टेटिव डिमांड ड्रिवन अप्रोच रहने वाला है। कंसल्टेटिव डिमांड ड्रिवन अप्रोच का मतलब क्या है, मतलब इंडिया ना अफ्रीका की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी ना उन पे अपने सॉल्यूशन देगा कि आप एक काम करो, इस तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन उन सॉल्यूशंस को थोपेंगे नहीं हम। समझ में आ रहा है? उसके बाद वो अफ्रीका के ऊपर है, अफ्रीका किस तरीके से उन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है और उसको अफ्रीका को किस सेक्टर में इंडिया की हेल्प चाहिए वो पूरा इंडिया सपोर्ट करेगा, लेकिन उस सपोर्ट को लेना है किस तरीके से लेना है वो पूरा अफ्रीका डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? तो इससे जो पार्टनरशिप रहेगी वो इक्वल रहेगी, रिस्पेक्टफुल रहेगी, एक तरफ का डोमिनेशन नहीं रहेगा। समझ में आया? तो वो जो स्पीच में उन्होंने कहे थे ना पैरामीटर्स, तो वो पैरामीटर्स जो है फाउंडेशन है कंपाला प्रिंसिपल्स के। तो क्या क्या पैरामीटर्स थे, पहला तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा आपका नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, यानी कि मैं अगर अफ्रीका की हेल्प कर रही हूँ या अफ्रीकन नेशंस जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो मेरे अंदर की जो भी मैटर्स चल रहे हैं मेरी कंट्री में, जो मान लो कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उन पर अपनी टिप्पणी वो नहीं करेंगे। सिमिलरली हम भी उन पर कॉमेंट नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। फिर उसके बाद अफ्रीका के नीड्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, जो बजट हम लोग प्रिपेयर भी करेंगे उसको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अगर
हम किसी फॉरेन कंट्री को कोई लोन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें सबसे पहले अफ्रीकन नेशंस होने चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद कोई कंडीशंस नहीं लगाएंगे कि अगर आप मेरे पार्टनर हैं, तो जैसे हमें पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो यूनाइटेड नेशन हो गए या IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा होती हैं। तो आप उनको थोपोगे नहीं ये चीज़ कि क्योंकि अब आप मेरे दोस्त हो तो आपको यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे लिए बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके की कोई भी कंडीशंस आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके रूल्स थे कंपाला प्रिंसिपल्स के। समझ में आ गया? तो यही जो प्रिंसिपल्स है ना, ये फाउंडेशंस है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की। अब आपको ना, अगर आप मेंस में लिख के आओगे ना इंडिया अफ्रीका रिलेशंस और बता दोगे कि हमारे रिलेशन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो बहुत ही बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। इसको बस हाईलाइट कर देना, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, मतलब कि अफ्रीका इंडिया के लिए एक ऐसा रीजन है जो उसकी सिक्योरिटी, आपका जैसे इंडियन ओशन वाला रीजन हो गया, रिसोर्सेज हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनर्जी हो गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गया, उनके लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब कैसे प्ले करता है देखो, सबसे पहली चीज़ तो है स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल। बट इस पॉइंट को समझने से पहले ना दो टर्म्स है, उनका मतलब समझो। एक सेकेंड, एक है आपके ग्लोबल नॉर्थ और एक है आपका ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ में ना आपके जो रिच और जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज है जो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ में आपका डेवलपिंग कंट्रीज जैसे एशिया का आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया वगैरह, अफ्रीका की सारी कंट्रीज हो गई, फिर लेटिन अमेरिका की ब्राज़ील हो गई, मैक्सिको हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो ये कुछ लो और मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, वो आपके ग्लोबल साउथ में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अफ्रीका जो है वो नेचुरल पार्टनर है इंडिया का। इसका मतलब क्या हुआ? तो अफ्रीका और इंडिया दोनों ही आपके ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जो आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा अफ्रीकन यूनियन हो गया, G20 हो गया, या फिर कोई से भी ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे UN हो गया, WTO हो गया, कोई से भी, ठीक है, जिसमें आपका अफ्रीका की कंट्रीज़ और इंडिया दोनों ही मेंबर्स हैं। तो अब क्योंकि हम दोनों ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, तो हम दोनों की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सेम ही रहेंगी। इस वजह से हम दोनों इकट्ठे मिलके किसी एक टॉपिक पे अपना कंसर्न जो है रेस कर सकते हैं। देखो, कोई एक इंसान अगर किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कुछ अपना कंसर्न रखता है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट अगर 3-4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ इकट्ठे मिलके किसी कंसर्न को रख रही है, तो वो ज़्यादा जल्दी सुना जाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ वही बात हो रखी है। होता क्या है ना, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री है, वो क्लाइमेट चेंज में मान लो कोई काम नहीं कर रही, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, तो हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हो गई, वो मिलके इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, डेवलप्ड कंट्री ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ यूनिटी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो उस कंसर्न को जल्दी सुना जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका डिफेंस। तो अफ्रीका और इंडिया जो है ना, दोनों ही आपके इंडियन ओशन रीजन के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल फिशिंग, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट ना दोनों कंट्रीज जो है कॉपरेट करती है, आपस में मिलकर काम करती है। तो अफ्रीका इंडिया के लिए और इंडिया अफ्रीका के लिए यूजफुल होता है इन सारे टर्म्स में, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज ना आपस में मिलकर एक्सरसाइजेस भी करती हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपसे ना पूछा जा सकता है कि ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होता है, तो इस वजह से आपको इनका नाम जो है ना पता होना चाहिए। फिर है इकोनॉमिक। तो अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है ना वो यंग है, रैपिडली अर्बनाइजिंग है। तो इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उनके लिए अफ्रीका जो है ना एक बड़ा मार्केट जो है साबित हो सकता है। इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज हम वहाँ पे बेच सकते हैं, एक नई मार्केट जो है अफ्रीका हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। साथ ही अफ्रीका के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए असेंशियल है। समझ में आ गया? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इंडिया जो है ना आपका अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन और चाइना के बाद, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक अफ्रीका पे डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रेड बास्केट। तो इंडिया आपका मिनरल फ्यूल्स, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में। और अफ्रीका क्रूड ऑयल, डायमंड्स, कॉपर एक्सेट्रा वगैरह एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। समझ में आ गया? नाउ मार्केट एक्सेस की अगर बात करें तो इंडिया ना पहला डेवलपिंग कंट्री है जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, क्या बोला मैंने आपको, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, समझ में आ गया। इस स्कीम के थ्रू अफ्रीका के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स जो है ना इजीली इंडिया के मार्केट में आ सकते हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, यानी कि
इंडिया क्या कर रहा है ना, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू अफ्रीकन नेशंस को ना हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पहला है आपका इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके थ्रू क्या कर रहा है इंडिया, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है वहाँ के लोगों को। फिर आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसके थ्रू अफ्रीका के स्टूडेंट्स को इंडिया में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम लोग। फिर आपका डिजिटल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, जैसे कि ई विद्या भारती हो गया, ई आरोग्य भारती हो गया। तो ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस हो गया, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें करने के लिए हैं। तो इससे ना हम लोग अपना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस जो है बनाना चाह रहे हैं अफ्रीका में। फिर है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो इंडिया अपनी डिजिटल स्टैक जैसे कि आधार, यूपीआई, रुपे, डिजिलॉकर टाइप की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, वो अफ्रीका के साथ शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉरिशस में अभी रिसेंटली यूपीआई और रुपे जो है ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इससे दोनों तरफ के लोगों को डिजिटल पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्टार्टअप वगैरह को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, तो अफ्रीका के पास रिन्यूएबल एनर्जी है, काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है अफ्रीका के पास रिन्यूएबल एनर्जी की। जैसे कि 10 TW ऑफ सोलार कैपेसिटी हो गया, 100 GW ऑफ विंड कैपेसिटी हो गया, 15 GW ऑफ जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो अब ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो है ना, ये इंडिया ने अफ्रीका के साथ मिलकर को फाउंड किया है। इसका एम ये है कि अफ्रीका के रूरल एरियाज में सोलर मिनी ग्रिड्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, ये लगाना, ठीक है। तो बेसिकली अफ्रीकन नेशंस की हेल्प करना, तो ये है। नाउ अब कंपाला प्रिंसिपल्स क्या था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था, एक बार बस आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये सारी चीज़ें तो हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका बहुत अच्छा है इंडिया के लिए वगैरह वगैरह, बट इसमें कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि सबसे पहला है डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जो है अफ्रीका में कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसे कि रोड, रेलवेज, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स वगैरह चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिले देखने को मिलता है, और रीज़न ये है डिले होने का प्रोसीजरल बॉटलनेक्स। प्रोसीजरल बॉटलनेक्स का मतलब है पेपर वर्क और अप्रूवल्स वगैरह लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आपका फंडिंग डिसबर्समेंट इशूज़, तो पैसा टाइम से रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो फंडिंग का इशू हमें कई बार देखने को मिलता है। फिर आपका लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अफ्रीका में इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं इंडिया कमिटमेंट तो कर दिया इंडिया ने, लेकिन ये काम पूरा कब होगा, एग्जीक्यूट कब होगा, समझ में आ रहा है। फिर आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस। अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अफ्रीका के ना 54 कंट्रीज होने के बावजूद उनकी वॉइस जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक और जो ये आपके IMF है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पे वीक है थोड़ा सा, उनके पास परमानेंट सीट नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया भी यही प्रॉब्लम फेस करता है। तो दोनों एक तरफ से अंडर रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। फिर आपका स्ट्रैटेजिक कंपटीशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स, तो इंडिया अफ्रीका में ज़्यादातर आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, कंसेशनल LOCs, ट्रेनिंग, IT सपोर्ट, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे फोकस करता है। लेकिन चाइना अफ्रीका में मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे हाईवे बनाना हो गया, स्टेडियम, ये सारी चीज़ें, माइंस बनाना हो गया, ऑयल फील्ड्स बनाना हो गया। तो चाइना के पास ना डीप पॉकेट है, यानी कि बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा बहुत स्पीड से वो खर्च भी कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि अफ्रीकन कंट्रीज ना कभी कभी चाइना को प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना फास्ट है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट कर देगा कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। फिर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो अफ्रीका के कई सारे ऐसे रीजन है, जैसे कि साहेल हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, तो इन रीजन्स में ना सिविल वॉर्स, टेररिज्म, पायरेसी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है, ठीक है। तो ये इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में इंस्टेबिलिटी लाती है और वर्कर्स के लिए थोड़ा सा रिस्क जो है क्रिएट कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंडियन कंपनीज है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, या इंडियन वर्कर्स को सिक्योरिटी थ्रेट मिलता है वहाँ पे काम करने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली अफ्रीका हमेशा से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। इंडिया के अफ्रीका में स्टेक्स हैं, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा, जियोपॉलिटिक्स, इन सारे ही फॉर्म में, ठीक है ना। अब इंडिया का जो अप्रोच है ना अफ्रीका को लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच है हमारा, और क्या कहते हैं लोकल ओनरशिप है, फिर पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग ना, जो हमारे हाथ में है, पहला तो डिलेज, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, और दूसरा जो इंडिया ना एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करे अफ्रीका के साथ जो आपका पोस्ट कॉलोनियल मॉडल हो, मतलब एक्सप्लॉइट ना हो, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट पे बेस्ड हो, साउथ साउथ कॉपरेशन पे बेस्ड हो, लेस डिपेंडेंसी पे हो और मोर डिपेंडेबिलिटी पे हो, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब नीचे आ जाओ फटाफट से शॉर्ट नोट्स की तरफ, बट उससे पहले ये देखो, तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन एग्जाम में लिख के आ रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ इंडिया अफ्रीका रिलेशन है, तो आपको अफ्रीका का मैप बनाना आना चाहिए, समझ में आ रहा है।
तीन चीज़ें ध्यान रखो। पहली चीज़ तो आपको एक तो इंडियन मैप बनाना आना चाहिए, एक दिन लगेगा, प्रैक्टिस करो, अपने आप लोग मास्टर हो जाओगे, पूरा एक दिन लगेगा पर सीख जाओगे। दूसरा आपको वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। वर्ल्ड मैप आपने बना दिया तो यहाँ पे अफ्रीका को आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, समझ में आया। जब भी किसी जैसे इंडिया चाइना रिलेशन देख ली तो चाइना को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी, समझ में आया। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब हम अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं और अफ्रीका में किन कंट्रीज़ के बारे में, एक तो घाना हो गया और एक आपका नमीबिया हो गया, समझ में आ गया। तो इनको हाईलाइट कर देना अगर ऐसा कुछ इनके टर्म्स में आता है लिखने को तो, ठीक है। नाउ अभी दोनों ही कंट्रीज़ जो है, घाना वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है और ये आपका साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, ये थोड़ा साउथ में है और ये आपका वेस्ट में है घाना, ठीक है। नाउ जैसा मैंने आपसे बोला, आप क्या करना, 2020 के बाद का कोई भी पेपर उठा के देखना, ठीक है। आपको मिल जाएगा जैसे 2022 में अफगानिस्तान था तो अफगानिस्तान कितनी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन शेयर करता है। फिर आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो यूक्रेन कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं। तो वो आप ओवर द टाइम, मतलब एक दिन में बैठ के नहीं याद करोगे कि सारी कंट्रीज़ का मैं एक ही दिन याद कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बल्कि जैसे जैसे जिस भी कंट्री के बारे में आपको पता चलता जा रहा है ना, उस कंट्री का तुरंत से याद कर लो कितनी कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो घाना की बात करें तो घाना कितने के साथ शेयर करता है, 3 कंट्रीज के साथ। नमीबिया की बात करें तो कितने के साथ करता है, 5 कंट्रीज के साथ। और मैंने यहाँ उन कंट्रीज के नाम भी लिख दिए हैं, तो आपको ये PDF अगर आप ये लेते हो तो ईजी रहेगा, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ अब इंडिया अफ्रीका जो ये रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैंने पूरा लिख दिया है। ये एक बार आप लोग रीड करोगे, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि मुझे मेल आया था किसी का, उसने कहा था दी ये इंग्लिश में ऑलरेडी है PDF, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करने में जब रिविजन करने जाओ तो इस वजह से थोड़ा आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख देना ताकि तुरंत समझ में आ जाए कि ये टॉपिक किस चीज़ को लेके है। तो बस उसी की तरफ है, उसी के लिए मैंने ऐसा किया है। तो पहला तो कॉन्टेक्स्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 2 अफ्रीकन नेशंस जो है विजिट किए थे, घाना एंड आपका नमीबिया। फिर घाना में उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट ऑफ घाना को एक एड्रेस किया था, विजिट किया था। उसके बाद उनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला। अब आपका काम ये है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि घाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कमेंट सेक्शन में। नाउ इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशन है कंसल्टेटिव, डिमांड ड्रिवन है और कंपाला प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कंपाला प्रिंसिपल 2018 युगांडा के कंपाला पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी, वहाँ इन प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया था, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। नाउ नीचे आ जाओ। अब यहाँ जो आपने ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखा, मान लो मेंस में आपसे कुछ आ जाता है, सिग्निफिकेंस पूछ लेता है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस का, तो आप इतना बड़ा तो लिख के बिल्कुल नहीं आ पाओगे। हाँ, आपके पास कंटेंट है बट आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, समझा नहीं है, तो आप लिख के नहीं आ पाओगे, राइट। और इतना ज़्यादा तो नहीं लिख के आओगे, 250 वर्ड्स से ज़्यादा का ही है ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजिक लिख के आना है। ये रहा पूरा। फिर कंसर्न्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन है, अफ्रीकाज गोल आर इंडियाज प्रायोरिटी। ये है, हमने देखा ये स्टेटमेंट। क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, लिखना है, कोशिश करना लिखने की। और जो लोग ये PDF परचेज करेंगे उनको इनका आंसर इसी PDF में मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं उनको भी कहूँगी पहले आप लोग खुद ट्राई करना, फिर अपना आंसर टैली करना। यूजुअली जब भी आप मेंस के आंसर लिखते हो तो वो 3 पॉइंट्स आपके कवर करना चाहिए। एक तो है इंट्रो आप कोई कोट, कोई डेटा, कोई फैक्ट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर बॉडी में जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखोगे, ये सेम हेडिंग यूज करनी है और नीचे लास्ट में आंसर को आप लोग कंक्लूड कर दोगे तो कंक्लूजन लिखोगे। तो इन 3 हेडिंग्स में आपका आंसर जो है कवर होना चाहिए। इन केस जिन्होंने जून की मैगजीन फॉलो नहीं की है, उनको पता नहीं है किस तरीके से आंसर लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना है। इन केस अगर आप में से कोई इसको परचेज करना चाहता है इस PDF को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 49 रुपीज़ है। पूरी आपको जुलाई की मैगजीन मिल जाएगी, सिर्फ ये PDF नहीं बल्कि पूरी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और आगे आने वाले जितने लेक्चर्स है सारा इस 49 में कवर्ड है, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इकोनॉमी के लेक्चर्स देखना चाहते हो, इकोनॉमी के नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर करना चाहते हो तो मैसेज करना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इंडिया लैटिन अमेरिकन एंड करेबियन कंट्रीज टाइज। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने लैटिन अमेरिका और करेबियन कंट्रीज विजिट किया था, जैसे कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। तो इन 3 कंट्रीज़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था। साथ ही जो 17th ब्रिक्स समिट हुई थी ना, रियो दे जनेरियो, यहाँ इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। तो इन दोनों ही न्यूज़ को सेपरेटली समझते हैं। पहले इन कंट्रीज़ की लोकेशन देखो, तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ये हो गया ब्राज़ील, और यहाँ पे ये देख रहे हो आप,
यहाँ ये छोटा सा जो यहाँ पे ना 2 आइलैंड है, ये पहला आइलैंड आपका ट्रिनिडाड और दूसरा आपका टोबैगो, ये दोनों ही आइलैंड्स है करेबियन रीजन में, ठीक है। और ये दोनों ही कंबाइन होके एक कंट्री फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये आपका ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इधर की साइड, ठीक है, इधर। तो ये विजिट किया, तो इस विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये अवार्ड मिला। ये बेसिकली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर अवार्ड है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था ना, ब्रिटिशर्स ना यहाँ से कुछ इंडेंचर्ड लेबर्स यानी कि कुछ मजदूरों को ना इंडिया से ले गए थे करेबियन कंट्रीज में, जैसे कि ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, ठीक है। और वहाँ से उनसे खेती वगैरह कराते थे, शुगर केन की फील्ड्स में, प्लांटेशन वगैरह का जो भी लेबर्स वगैरह के जो भी काम होते थे ना वो कराते थे इंडियंस से, ठीक है। और आज ना उनके जो डिसेंडेंट्स हैं यानी कि वो वहां गए थे काम करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो गए, तो उनकी जो 5th और 6th जनरेशन है ना वो आज वहां पे सेटल है, ठीक है, इंडियंस ही है वो, तो वो सेटल है ना। अब ऐसे लोगों को ना OCI कहा जाता है। OCI का मतलब क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो OCI आपके क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक होता क्या है, आप इंडियन नहीं हो लेकिन आप इंडियन ओरिजिन के हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्पेशल कार्ड होता है जो फॉरेन नेशनल्स को जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप ना इंडिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना ये अनाउंस कर दिया। पहले जो ये OCI कार्ड था ना वो जैसे अगर मेरे जो डिसेंडेंट्स है पहले 4th जनरेशन तक ही ये वैलिड होता था, ठीक है, कि किसी को कार्ड मिल गया तो 4th जनरेशन तक ही है, लेकिन अब इसको ना 6th जनरेशन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान गया था ट्रिनिडाड और टोबैगो में 1850s में, तो उसके ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रंस जो है ना जो 6th जनरेशन में, उनको भी ये OCI कार्ड जो है मिल सकता है, वो ले सकते हैं ये OCI कार्ड। समझ में आ गया नाउ। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ ना इसकी अनाउंसमेंट भी इन्होंने इसी विजिट के दौरान की। नाउ अब ये जो इन्होंने अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अगर मैं आपको ध्यान से वापस से सारा रिवीजन कराऊं, इंडिया यूके रिलेशन पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है हमने, इंडिया मालदीव्स रिलेशन कर चुके हैं, इंडिया चाइना कर लिया है, और ऊपर हमने इंडिया अफ्रीका जो है ये भी हमने कवर कर लिया है, राइट। तो 4 कंट्रीज पे 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये 5वां है इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड करेबियन रीजन, तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से भी आ जाए, ये आप किसी भी क्वेश्चन में इसका सिग्निफिकेंस लिख के आ सकते हो, दैट इज द मेन बेनिफिट, ठीक है। तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिन अमेरिका एंड करेबियन इंडिया रिलेशन। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजिक रिलेशन जिसमें डिफेंस कॉपरेशन है आपका। तो इंडिया और ब्राज़ील जो है ना दोनों के बीच में जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उनमें आपकी मिलिट्री ट्राइज को कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है, इन चीज़ों के लिए डिस्कशन होता है, ठीक है। साथ ही आपका जो 2+2 पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग है, ये डायलॉग स्टैब्लिश हुआ है, मतलब दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स जो है ना वो एक साथ बैठकर पॉलिसी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये आपका डिफेंस कॉपरेशन के लिए बहुत बढ़िया है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ब्राज़ील जो है ना वो आपका एक मेजर रीजनल पावर है और ब्रिक्स का मेंबर भी है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा भी नीचे बताऊंगी, पर ब्रिक्स अभी मान लो कि एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें आपका ब्राज़ील भी पार्टनर है, ठीक। इसके बाद आ जाओ हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी। तो ये जो है आपका काबिल, इसका मतलब है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये आपका एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो ओवरसीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल करती है, ठीक है। तो इन्होंने ना अर्जेंटीना में कामियन कंपनी के साथ ना लिथियम ब्लॉक्स एक्वायर किया है, 5 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट होगा जो अब्रॉड में होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये अगर किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, अर्जेंटीना के साथ। प्रीलिम्स में ऐसे ही न्यूएंसेस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि लिथियम अगर आपको नहीं है पता तो हमारी जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं उनमें होता है लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रूशियल है। तो अर्जेंटीना हो गया आपका, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, ये मिलकर ना ये जो 3 कंट्रीज है ना जो मैंने आपको बताई अभी, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, इनको हम लोग कहते हैं लिथियम ट्राइंगल। समझ में आ गया। जो आपका वर्ल्ड में जितना लिथियम प्रेजेंट है ना उसका 75% सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज के पास है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि लिथियम ट्राइंगल कौन सी कंट्रीज है, तो कौन सी है, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। ये नाम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 75% जो है वर्ल्ड लिथियम रिजर्व जो है वो यहीं पे है। तो इंडिया ने ना अपना फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर करना जो है ना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमें लिथियम की कमी ना पड़े। पहले ऊपर जो हमें अफ्रीकन नेशंस देखे वहां से हमें मिल जाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स, फिर हमने यहाँ पे जो देखा इन 3 कंट्री के साथ भी हम, लिथियम भी आपका एक क्रिटिकल मिनरल ही है, ठीक है। तो इन 3 कंट्री के साथ भी हम टाई अप बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमें अगर कुछ भी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी कुछ भी चाहिए हो तो हमें
कम ना पड़े। समझ में आ रहा है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हो जहाँ से हम लोग ये चीज़ें ले सकते हैं। फिर आपका फूड सिक्योरिटी। नाउ जो आपका लेटिन अमेरिका है ना, लेटिन अमेरिका इंडिया के लिए एक मेजर फूड सप्लायर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जेंटीना है आपका, अर्जेंटीना ना इंडिया को सोयाबीन ऑयल वो सप्लाई करता है, तो प्राइमरी सप्लायर सोयाबीन ऑयल का अर्जेंटीना ही है, ठीक है। पल्सेज और जो एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, वो आपके LAC रीजन से इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है, जो इंडिया के फूड इन्फ्लेशन और डिमांड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं किसी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ अपने किसी भी XYZ फूड के लिए, और उस कंट्री के साथ कोई वॉर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे देश में महंगाई हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है हमारे पास, ठीक है। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मल्टीपल इंपोर्ट पार्टनर्स हो, किसी एक ही कंट्री पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, LAC क्या है? LAC रीजन जो मैंने आपको भी बोला, तो LAC का मतलब है आपका लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन। समझ में आ गई? जो पूरा रीजन है दैट इज योर LAC। नाउ अब इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो पहला आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो टोटल ट्रेड जो है ना आपका इंडिया और LAC के बीच में, वो $35.73 बिलियन का है। समझ में आ गया? इसके बाद है इंडिया हैज़ अ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि इंडिया को ना टैरिफ बेनिफिट मिलेंगे। टैरिफ का मतलब क्या होगा? इंडिया को कोई भी सामान अगर वहाँ की कंट्रीज में इंपोर्ट होता है, तो वो लोग उन प्रोडक्ट्स पे ना, इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स थोड़े सस्ते बिकेंगे उनके कंट्रीज में। तो PTA से इंडिया को टैरिफ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी इंडिया के गुड्स पे आपके कम ड्यूटी लगती है, ट्रेड ईजी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने ये PTA जो है ना, मर्कोसुर ऐसे याद कर लो इसको, पर इसको इकट्ठे नहीं पढ़ा जा सकता, इसके साथ ना साइन कर रखा है, ठीक है। अब ये है क्या? तो ये आपका सदर्न कॉमन मार्केट है। इसका मतलब ये एक आपका रीजनल, मतलब एक ग्रुप है साउथ अमेरिका में, जिसमें आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो बेसिकली इंडिया ने ये जो है ना साइन कर रखा है जो कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं उनके साथ। समझ में आ गया? अब बाकी इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी मैं। फिर है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया जो है ना आपका क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से, मैक्सिको से, ब्राज़ील से। तो ये जो रीजन है ना, इसका 30% ऑयल सप्लाई जो है ना इंडिया को ही मिलता है। जितना भी इन तीनों रीजन्स में ऑयल है, उसका 30% इंडिया के पास जाता है। तो ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया ने ना आपका $140 मिलियन जो है ना दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट करीकॉम को। अब ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये मैंने आपको इंडिया और मालदीव्स वाले रिलेशन में काफ़ी अच्छे से समझाया था। इस वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है लोन देना किसी कंट्री को ना। अब कैरीकॉम मतलब कि ये आपके ना कैरेबियन कम्युनिटी है, जिसमें आपके जैसे ट्रिनिडाड, टोबैगो, जमाइका और ऐसे ही 7-8 कंट्रीज और है, ठीक है। तो उनको ना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, ताकि वो लोग सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। प्लस इंडिया ने ना ब्राज़ील के साथ आपका बायोफ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन जो है, इस चीज़ के लिए बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? बायोफ्यूल रिसर्च और प्रोडक्शन प्रमोट करता है, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्लेटफॉर्म किसके साथ, किस कंट्री ने स्टार्ट किया, तो इंडिया और ब्राज़ील ने, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि ये आपसे प्री में पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाओ इधर, कॉपरेशन एट रीजनल एंड मल्टीलेटरल फोरा। तो बेसिकली आपका जैसे इंडिया है, इंडिया G20 में आपका अर्जेंटीना और ब्राज़ील के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए अच्छी चीज़ है कि हम मिलके काम कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, G4 हो गया, तो यहाँ पे इंडिया जो है ना ब्राज़ील के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। तो इंडिया जो है ना आपका वो एक्टिवली रीजनल और मल्टीलेटरल कॉपरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अलाई करता है, ठीक है। तो यही बात है कि हम लोग इनके साथ, जितने भी ये लेटिन अमेरिकन और ये कैरेबियन कंट्रीज हैं, इनके साथ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, अब इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसका जो फुल फॉर्म है ना वो ये है सदर्न कॉमन मार्केट। समझ में आ गया? ये आपका एक तरीके का रीजनल ट्रेड ब्लॉक है साउथ अमेरिका में। इसमें जो मेंबर्स हैं आपके वो हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला इज करेंटली सस्पेंडेड, वेनेजुएला अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके मेंबर्स हैं। इनका पर्पस ये है कि मेंबर कंट्रीज के बीच में ना फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, टैरिफ्स जो होती है उनको कम लगाया जाए, ट्रेड को इजी बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो ये इनका काम होता है। समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग इसका रीड कर लेना, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आपसे बनता ही बनता है, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद अब कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं इंडिया और लेटिन अमेरिका के बीच में, जैसे कि पहला तो है चाइना फैक्टर। हर जगह आता है चाइना। तो
चाइना ने अपना लेटिन अमेरिका में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया है। 2000 से ही ना चाइना और LAC के बीच में ना 35 टाइम्स ट्रेड जो है वो बढ़ गया है। तो ये इस वजह ये हमें चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर रीजनल इंटीग्रेशन वीकनेस, तो जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, इन प्लेटफॉर्म्स में हमें ब्राज़ील और उरुग्वे के बीच में थोड़ा सा ना डिस्टेंस देखने को मिलता है, थोड़ा क्लैश ऑफ ओपिनियंस देखने को मिलता है, जिस वजह से जो बाकी कंट्रीज़ के साथ है ना रिलेशन ऑटोमेटिकली आपका वीक पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आपका हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो इंडिया और LAC के ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो डायरेक्ट एयर और शिपिंग लिंक्स वगैरह ना लिमिटेड हैं, इकोनॉमिकली उतना हम लोग वाइबल नहीं है उनके साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो जिसके चलते हम लोगों को हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो जो भी हमारा आइटम होता है, जो भी गुड्स होते हैं, वो वहाँ पे एक्सपेंसिव बिकते हैं, एक्सपेंसिव जाते हैं। तो ट्रेड में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी जो है देखना पड़ता है। फिर लास्ट फ्रंटियर इन फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नेबरहुड, यानी कि सबसे पहले हमें अपने नेबर्स के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को, ट्रेड को अच्छा बनाना है। फिर होता है एक्सटेंडेड नेबरहुड्स, इंडियन ओशन वाले जो रीजन्स हो गए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो लेटिन अमेरिका जो है ना अभी तक आउटर मोस्ट सर्कल में आता है, मतलब इंडिया के लिए अभी भी वो लो प्रायोरिटी है कंपेयर टू अफ्रीका, एशियन हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, आपका यूरोप हो गया, इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अलावा अदर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज डिसएडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे स्पेनिश एंड पोर्टुगीज ज़्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज है इस एरिया में, और इंडिया के लिए ना ये थोड़ा सा बैरियर बन जाता है। फिर आपका लैक ऑफ इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा है, तो जैसे आपका अफ्रीका, US, UK, मिडिल ईस्ट, इनमें ना जैसे इंडियन पीपल आपको मिल जाएंगे, लार्ज इंडियन डायस्पोरा है जो रिलेशंस को पुश करता है। तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, वो भी ये सोचती है कि हमारे यहाँ हमारी GDP में इंडियंस इतना कंट्रीब्यूट करे, तो हमें इंडिया के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन LAC में डायस्पोरा बहुत कम प्रेजेंट है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हम लोग बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है। इसके बाद अब वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशन क्या है इनका। सबसे पहले आपका प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल एंगेजमेंट, तो जैसा मैंने आपको बताया लेटिन अमेरिका हमारी लिस्ट में ना सबसे नीचे आता है, तो अब उसे थोड़ा सा ऊपर लाने की ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी में उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा हमको, रेगुलर हाई लेवल विजिट्स हमको करने पड़ेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को, और एक क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आना पड़ेगा जिससे हम लोग उनको प्रायोरिटाइज कर पाएँ। ठीक है, दूसरा आपका स्ट्रेंथन इकोनॉमिक लीकेजेस, तो ट्रेड को ईजी बनाना, चीपर बनाना, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना उनको हम लोग रिड्यूस कर सके। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हमको साइन करने चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का क्या क्या प्रॉफिट होता है ये मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पहले लेक्चर, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में ही बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, फिर इसके बाद है एनहांस करना चाहिए कनेक्टिविटी। फिजिकल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्ट शिपिंग रूट हम लोग स्टैब्लिश करें, एयर लिंक्स और ये जितने भी कॉरिडोर्स वगैरह है कुछ स्टैब्लिश करके इनको थोड़ा ट्रेड को थोड़ा सा स्मूथ बना सके। फिर आपका एक्सपैंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, तो इंडिया और जो LAC हैं वो अपने कंपैरेटिव स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर सकते हैं। LAC की जो रिसोर्सेज हैं, लिथियम, ऑयल, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडिया की जो टेक्नोलॉजीज़ है, IT, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रिजाइलेंस, एग्रीटेक, इनको मिला के हम लोग को जॉइंट प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है क्रिएट करेगा। फिर है आपका मोबिलाइज द प्राइवेट सेक्टर, तो ट्रेड मिशन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को अरेंज करने के लिए ना इंडिया और LAC के कंपनीज़ को ना आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इंडिया को ना थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा कि वो LAC में इन्वेस्ट करे। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड और जितनी भी सारी मुश्किलें हैं ना वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, नाउ तो इंडिया के पास ना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो अपने रिलेशंस को लेटिन अमेरिका के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकता है अगर हम कुछ चैलेंजेस जैसे हमारे ट्रेड को लेके है, कल्चर को लेके, हमारा डायस्पोरा उतना प्रेजेंट नहीं है, जो लॉजिस्टिक हर्डल्स है, इन सब चीज़ों को पे अगर थोड़ा सा काम करें तो हम दोनों मिलकर अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ना। अगर आप देखो तो ये हो चुका है इंडिया, लेटिन अमेरिका एंड करेबियन कंट्री टाइज। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे आ जाओ, इंडिया एंड ब्राज़ील। बट इसको करने से पहले एक बार ऊपर वाले टॉपिक्स के ना नोट देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। नीचे 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 इधर आ जाओ, ये रहा। तो इंडिया, लेटिन अमेरिका एंड करेबियन कंट्री टाइज, ये हमने देख लिया। यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लेटिन अमेरिकन एंड करेबियन कंट्रीज़ को विजिट किया था, जहाँ उनको ट्रिनिडाड एंड टोबैको की तरफ से क्या मिला था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे जो OCI कार्ड्स हैं वो 6th जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहेगा वहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। इसके बाद ये जो है आपका ड्यूअल आइलैंड नेशन है, करेबियन नेशन है, ये कोई लैंड बॉर्डर किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपसे ना मैंने एक क्वेश्चन तो ऊपर पूछा कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम बताना जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो अवार्ड दिया है, ठीक है, घाना के। अब वो तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे
आपसे ये पूछ रही हूँ, दो तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। एक तो लैंड बॉर्डर होता है जो हम किसी भी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं वो। इसके अलावा एक होता है आपका मैरीटाइम बॉर्डर। तो मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओशन है ना, ओशन की जो सीमा है ना, मतलब यानी किसी एक ऐसी बाउंड्री जो आपका समुद्र से या ओशन में दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच तय होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स। ठीक है, तो आपको मुझे इनके मैरीटाइम बॉर्डर्स बताने कि कितनी कंट्री के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स जो हैं शेयर करते हैं। गूगल करना, आपको पता लग जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आज भी आपसे पूछे हैं, इन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में देना। नाउ अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की कंट्री है, कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है लिख दिया है मैंने। सेम ब्राज़ील का भी लिख दिया है मैंने, 10 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ट्रस्ट मी, ये लॉन्ग रन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसको अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही करना है। इसके बाद ये रहे नोट्स, सिग्निफिकेंस क्या है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन का इंडिया के रिलेशन में, ये मैंने पूरा बहुत शॉर्ट में कोशिश की है। अगर मेंस में आप लोग ऐसे लिख के आओगे आपको बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया फटाफट से शॉर्ट में। एम क्या है इसका, फुल मेंबर्स कितने हैं इसके, वेनेजुएला सस्पेंडेड है फिलहाल, एसोसिएट मेंबर्स कौन से हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये सारा लिख दिया है। ठीक है, फिर इसमें हमें क्या इंडिया और एलएसी के रिलेशंस में क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चाइना का फैक्टर, रिलेशन इंटीग्रेशन वीकनेस, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लो प्रायोरिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अदर बैरियर्स, ये सारे ही मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया वही है। ठीक है, इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है फटाफट से। इसके अलावा ये है आपका आज का मेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक का, इंडियाज आउटरीच टू लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन इज गाइडेड मोर बाय इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म देन जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। इसका आंसर आपने करना है मुझे, मतलब अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। बाकी जो लोग ये पीडीएफ परचेज करेंगे उनको इनका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, ऊपर एक सेकेंड, ऊपर इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन पे हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर ना हम लोग मेंस का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग इंडिया एंड लैटिन अमेरिका तक ही रखेंगे, क्योंकि इंडिया एंड ब्राज़ील के ऊपर ना फ्यूचर में भी कुछ ऐसे आर्टिकल आते हैं, कुछ भी आता है, तो फिर हम वहाँ पे इंडिया एंड ब्राज़ील के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ को समझते हैं। तो अगेन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसका नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। अब इस अवार्ड का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, किसने किसको दिया है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये अवार्ड ब्राज़ील की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो ब्राज़ील के साथ दोस्ती, कॉपरेशन, बायलैटरल टाइज, इन चीज़ों को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस अवार्ड का मिलना ना एक सिम्बॉलिक रिकॉग्निशन है कि ब्राज़ील इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर जो है ये मानता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। नाउ अब इस विजिट के दौरान कुछ अग्रीमेंट्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो साइन किया है। सबसे पहला तो है अग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो बेसिकली ये जो है ना, ये दोनों कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जॉइंट एफर्ट्स डालेंगे, जिससे जो भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है ना, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, साइबर क्राइम, इनको इकट्ठे मिलकर टैकल किया जाए। ठीक है, दूसरा जो है आपका ये डिजिटल सॉल्यूशंस पे है, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस पे है। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। तो इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, आधार हो गया, ये ब्राज़ील के साथ शेयर करेगा। इसका एम ये है कि ब्राज़ील के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, फिर है आपका एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये अग्रीमेंट साइन किया गया, ये आपका डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन के लिए है, ताकि हम लोग डेटा वगैरह एक्सचेंज करें, एक ट्रस्टेड पार्टनर बने वगैरह वगैरह। फिर आपका एमओयू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स में एमओयू साइन हुए ताकि हम लोग मिलके जो है इस चीज़ पे काम कर सके। फिर है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मिनिस्टेरियल लेवल मैकेनिज्म। तो बेसिकली मिनिस्टेरियल लेवल मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया है जो ट्रेड, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करेगा और हमारे ट्रेड को इजी बनाएगा। समझ में आ गया। नाउ जो हमारे ये प्रायोरिटी पिलर्स है ना नेक्स्ट 10 साल के लिए, वो ये है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, टेररिज्म को थोड़ा सा कम करना, साइबर सिक्योरिटी पे काम करना, फूड और जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इन पे काम करना, एनर्जी ट्रांजिशन पे काम करना, क्लाइमेट चेंज पे काम करना। तो इंडिया और ब्राज़ील चाह रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम इन प्लान्स पे इकट्ठे मिलके काम करें। ठीक है, नाउ अगर मेंस में आपसे आता है इंडिया ब्राज़ील रिलेशन को लेके, तो फिलहाल ये शॉर्ट नोट्स है। हमारा बायलैटरल कॉपरेशन कैसा रहेगा, ग्लोबल कॉपरेशन कैसा रहेगा, ट्रेड कैसा रहने वाला है, डिफेंस कॉपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी कैसा रहने वाला है, ये चीज़ें ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। बट फ्यूचर में इंडिया ब्राज़ील के ऊपर फिर कुछ प्रिंट होगा, तब हम वहाँ पे मेंस के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ अब नीचे आ जाओ फटाफट से, इसके भी नोट्स हमने प्रिपेयर करके रखे हैं नीचे, ये रहे। तो इंडिया एंड ब्राज़ील रिलेशन, क्यों हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे, कौन सा अवार्ड मिला, की अग्रीमेंट्स क्या हुआ, बस इतना सही सफिशिएंट है। ठीक है,
ये बस आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आज इस वीडियो का। इसके बाद है हमारे पास ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। अब अगर आपको याद हो, हमने जो ये ऊपर वाला आर्टिकल डिस्कस किया है इसमें हमने 2 पॉइंट्स किए, एक तो ये इंडिया एंड लैटिन अमेरिका वाला जो रिलेशन था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे था 17th ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो। अब यही चीज़, यही टॉपिक है जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है आपका। ये रहा ब्रिक्स का जो ये समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली 17th ब्रिक्स समिट हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये नाम याद रखना, कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है। नाउ अब ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स में आपकी कंट्रीज आती है, पहले तो है ब्राज़ील, फिर है रशिया, फिर आपका इंडिया, फिर है आपका चाइना एंड फिर है आपका साउथ अमेरिका। इन्हीं के ऊपर ये नाम है ब्रिक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक जॉइंट डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया है, रियो डे जेनेरियो डिक्लेरेशन, जो कि स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को और सस्टेनेबल गवर्नेंस की तरफ है, यही सब है, ठीक है। अब इस डिक्लेरेशन का जो मीनिंग है ना, मैं वो आपको बताती हूँ। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना वो अपना कॉमन स्टैंड दिखाते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज पर, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहा है, सपोज टेररिज्म चल रहा है या किसी 2 कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, तो वो अपना अपना स्टैंड बताते हैं कि ये इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। नाउ अब इस समिट के कुछ की हाईलाइट चीज़ें भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है पार्टिसिपेशन। तो पहली बार समिट में ना 11 फुल मेंबर स्टेट्स प्लस 10 आपके पार्टनर कंट्रीज प्लस आपके जो ये 8 थे इनवाइटेड नेशंस प्लस आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन सब ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। इसमें कुछ न्यू एडिशंस भी हुए, जैसे कि इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया को फुल टाइम ब्रिक्स के मेंबर के रूप में वेलकम किया गया है। जो आपके पार्टनर कंट्रीज हैं, बेलारस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ये एज ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज़ की तरह वेलकम हुए हैं, ठीक है। नाउ इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो ग्लोबल साउथ का लार्जेस्ट ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बन जाएगा ब्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे, जिन इश्यूज से वो लोग जूझ रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। दूसरा है आपका लॉन्च ऑफ द पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज़। तो बेसिकली आपका SDGs क्या है? डिजीज़ लिंक्ड विद पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, पुअर लिविंग कंडीशन। जैसे कि जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, पुअर लिविंग कंडीशंस को लेके क्या स्टैंड्स है, ठीक है। तो ब्रिक्स का एम ये है कि इन स्टांसेस पे कलेक्टिव एक्शन लिया जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ काम किया जाए, जिससे हम लोग जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हेल्थ को लेके, पॉवर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, उन सब चीज़ों को अचीव कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ये साइन हुआ है। इसका एम है कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक रोड मैप क्रिएट करना, जिससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करने वाले, कैसे उनसे फाइट करने वाले, किस तरीके से फंड इकट्ठा करने वाले, ये सारी चीज़ें मिलकर हम लोग डिस्कस करें। समझ में आ गया? नाउ इसके बाद है हमारे पास ब्रिक्स लीडर्स डेक्लेरेशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। तो ये आपका अडॉप्ट किया गया है। इसमें बेसिकली कैसे किसी कंट्री की डिजिटल सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, किस तरीके से हमको AI को लेके आगे काम करना है, डेटा शेयरिंग को लेके, डेटा गवर्नेंस को लेके, किस तरीके से AI के गवर्नेंस का एक ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव दिया जाना चाहिए कि अगर आपको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में अपने AI मॉडल को ऑपरेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल US की कोई कंपनी है, वो अपना कोई AI प्रोडक्ट है जो लॉन्च कर रही है, तो ग्लोबल साउथ के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मैच करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे किया गया। तो बेसिकली आपका इस ब्रिक्स समिट में एक्सपेंशन हुआ आपका हेल्थ को लेके, SDD को कैसे एलिमिनेट करना है, ये वो है SDD पार्टनरशिप है, 5 कोर ऑब्जेक्टिव है SDD को लेके, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। तो ये सारी चीज़ें, इन पे कैसे स्टेप्स लेना है, कैसे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको इकट्ठे मिलके इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नाउ नीचे आ जाओ फटाफट से, ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये बेसिकली ना जो आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है ना, उन्होंने डिमांड किया है। तो हुआ क्या था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ आज की डेट में, वो भी कभी डेवलपिंग फेज़ में थे। जब वो डेवलपिंग फेज़ में थे तो उन्होंने बहुत सारा पॉल्यूशन किया है, बहुत क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, वो पॉल्यूशन कर रही हैं। तो साइन ये हुआ था आपका, मतलब ये एक चीज़ तय हुई थी कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो नेक्स्ट आपका 2025 तक 100 बिलियन पर ईयर ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगी। बट वो नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके है ये सारी चीज़ें कि आपको कितना अमाउंट प्रोवाइड करना है, उससे क्या होगा। ये जो डेक्लेरेशन है बेसिकली ये आपका किस तरीके से जो आपके फाइनेंस के टूल्स हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, उनको कैसे प्रमोट करेगा, किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही नॉलेज है ये। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ कॉपरेशन।
तो बेसिकली ये जो रियो दे जेनेरियो जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है ना, इस डिक्लेरेशन ने ब्रिक्स की ग्लोबल साउथ के लिए कलेक्टिव वॉइस बनने की कोशिश की है। जो हमारे ग्लोबल साउथ को लेके जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो गवर्नेंस को लेके हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ का क्या रोल है डेवलपमेंट की तरफ उसको लेके हो, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हो, ट्रेडिंग सिस्टम हो, इन सभी के लिए एक यूनिट मतलब एक जो वॉइस है ना वो इस डिक्लेरेशन ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन जो है ये डिमांड कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का रोल जो है ग्लोबल गवर्नेंस में बढ़े, यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप पोजीशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो, परमानेंट सीट मिले और इंडिया ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को ज़्यादा स्पेस मिले। समझ में आ गया? तो यही है, एक बार बस इसको आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, दैट इज़ इट। इसके बाद आ जाओ तो बेसिकली आपका ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये दिखा रहा है कि ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस, ट्रेड, ग्लोबल रिफॉर्म्स, इन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत बनाता है। ये डिक्लेरेशन ब्रिक्स के विजन को हाईलाइट करता है, जिसमें मल्टीपोलर आपका वर्ल्ड ऑर्डर, इक्विटी, कॉपरेशन, शेयर्ड प्रोस्पेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रल है। समझ में आ गया? और इस चीज़ से ना ब्रिक्स को फ्यूचर ग्लोबल गवर्नेंस शेप करने वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक जो है माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नाउ नीचे आ जाओ फटाफट से नोट्स की तरफ। ये हो गया था हमारा, ये है ये रहा। ठीक है, तो ये आपके नोट्स हैं, यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर दिया है, हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। बाकी ये नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।